आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी और डिप्रेशन आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत कॉमन मर्ज़ हैं और अमूमी तौर पे पाकिस्तान में या दुनिया भर में अगर हम देखें तो एपिडेमियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि दुनिया के अक्सर मुल्कों में ये मर्ज़ 10% से लेकर और 17-18% के दरमियान कहीं है। पाकिस्तान में कोई एग्जैक्टली डेटा तो मौजूद नहीं है कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन हमारी सफ़र कर रही है, लेकिन एक गालिब इम्कान है कि 7 से 11% के दरमियान शायद पाकिस्तान में ऐसा होगा। एक सर्वे अभी पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुल्क गिर सर्वे किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक या अगले साल तक हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम ये बात बता सकें कि पाकिस्तान में डिप्रेशन और एंजाइटी एग्जैक्टली कितने % लोगों को है। समझने की बात यह है कि ये जो सिचुएशन है कोविड-19 की, इसने हम सब में खौफ क्रिएट किया है, एक डर क्रिएट किया है, क्योंकि बदकिस्मती से कोरोना का जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, और चूँकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, और इसके इन्फेक्शन का जो रेशो है वो चूँकि बहुत फास्ट है, तो लॉकडाउन पूरी दुनिया भर में इस वक्त ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। सो ये जो खौफ का उनसर है, इस खौफ के उनसर की वजह से लोगों में मज़ीद ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के चांसेस हो गए हैं, ख़ुसूसन उन लोगों में जो लोग पहले से एंजाइटी या डिप्रेशन में किसी न किसी तरीके से सफ़र कर रहे थे। एंजाइटी और डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इन बीमारियों के कई पहलू हैं, और इससे पहले कई वेबिनार में और टॉक के अंदर इस पे चूँकि बात हो चुकी है। बहुत से लोगों को एंजाइटी इस वजह से हो जाती है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो स्ट्रेस और टेंशन होते हैं उनसे वो कोप नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को एंजाइटी मौजूदा सूरत हाल की वजह से हो रही है, एक डर और ख़ौफ हो रहा है, बार बार ख़ौफ हो रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से लोग आगे काम चलेगा। रमज़ान का महीना शुरू हुआ है तो रमज़ान की जो अमूमी ख़रीदारी लोग किया करते थे वो नहीं हो पाई है। आगे ईद हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है सालाना, अगर ईद के ऊपर किस तरह से हम करेंगे और किस तरह से लोग अपने जोड़े बनवाएंगे, किस तरह से लोग अपने जिस तरह की ख़रीदारी और शॉपिंग किया करते थे, तो इन तमाम चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रखें तो ऐसा लगता है कि इस वक्त चांसेस एंजाइटी और डिप्रेशन में होने के बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब हो ये रहा है कि एंजाइटी डिप्रेशन के बहुत से पहलू हैं। मिसाल के तौर पे कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसका एक पहलू है, जो साइकोलॉजिकल रीज़न्स हैं वो भी उसका पहलू है, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी के मर्ज़ में बायोलॉजिकल रीज़न्स भी होते हैं। अच्छा, जब हम बायोलॉजिकल रीज़न्स की बात करते हैं तो हम फिर ये समझने की कोशिश करते हैं तो क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हो रहा है हमारे दिमाग के अंदर कि हम किसी भी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट का, बेचैनी का या उदासी, बेजारी, मायूसी, गिल्ट का शिकार हो जाते हैं, जबकि उसी तरह की सिचुएशन हमारे आसपास और भी कई लोगों पे होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक घर पे 10 लोग रहते हैं, सबके सब मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन में गुजारा कर रहे हैं और सबके सब उसी तरह से स्ट्रेस या परेशानी का शिकार हैं, लेकिन क्या सबको उतनी ही घबराहट, उतनी ही बेचैनी हो रही है? हाँ, कुछ किसी हद तक तो ज़रूर। जब हर इंसान जो इम्तहान में बैठता है वो अपने इम्तहान की तैयारी करते वक्त परेशान होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इम्तहान के दिनों में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपना जिस तरह से रूटीन की परफॉर्मेंस है वो भी नहीं दे पाते। तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जब हम स्ट्रेस का शिकार हों या परेशानी का शिकार हों और हम उस परेशानी और स्ट्रेस से अगर कोप अप ना कर पाएँ और उसका मुकाबला उस तरीक़े से ना कर पाएँ जिस तरीके से हमें कर लेना चाहिए, तो हमारे दिमाग के कुछ केमिकल्स जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब वो क्या डिस्टर्ब होते हैं, किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ मामलात हैं। लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी क्यों हमने ये टॉपिक को एक साथ रखा कि अमूमी तौर पे जो जहनी या दिमागी केमिकल डिप्रेशन और एंजाइटी में डिस्टर्ब होते हैं वो दोनों ही बीमारियों में मोरलेस सेम है, यानी किसी हद तक डोपामीन भी उसमें इन्वॉल्व होता है, एसिटाइलकोलिन और दूसरे केमिकल होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तौर पे सेरोटोनिन एक हमारे दिमाग का न्यूरोट्रांसमीटर है, वो डिस्टर्ब होता है।
आम मरीजों को हालात में समझाने के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो सेरोटोनिन का केमिकल है ये हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे बहुत सारे जिस्मानी विटामिन्स होते हैं। तो ये एक तरह का विटामिन है और चूंकि ये विटामिन के तौर पे काम करते हैं तो इसलिए इनकी कमी जब हो जाती है तो फिर हमारा सोचने का जो तरीका है वो किसी हद तक चेंज होना शुरू हो जाता है। यानी हम बार बार हमें एक ही तरह की सोचें आ सकती हैं, हम उदासी, बेजारी, मायूसी का शिकार हो सकते हैं, हमें घबराहट, बेचैनी हो सकती है, हम एकदम से पैनिकी हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, उस डर और खौफ का शिकार हो जाते हैं कि ये जो मुझे घबराहट हो रही है या मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई है तो शायद मैं कभी किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो गया हूँ और अब मैं मरने वाला हूँ या मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस आ रहे हैं। और उसके बाद होता यह है कि जब हम अस्पताल या डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स जब अमूमी टेस्ट करवाते हैं, चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शायद एंजाइटी का शिकार हैं। और यूँ फिर हमें ये बात पता चलती है कि हम एंजाइटी का शिकार हैं। डॉक्टर सलमान ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर सलमान। डॉक्टर उज़मा ने ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर उज़मा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले लाइव आके जिस तरह से इंट्रोडक्शन करवाया और मैं बहुत तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। डॉक्टर ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर शाहिद, वेलकम टू द शो। अच्छा, हम बात कर रहे थे एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। तो अब होता यह है कि हमारे जिस्म के कुछ केमिकल हैं, जब भी हम खौफ का शिकार होते हैं तो वो केमिकल एक रिस्पांस करते हैं और उस रिस्पांस की वजह से दिमाग में बहुत सारी ऐसी सोचें आना शुरू होती हैं। याद रखें कि दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है। अब अगर दिमाग में कहीं कोई केमिकल डिस्टर्बेंस हो गई है या दिमाग में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस हो गई है तो उसकी वजह से पूरे जिस्म के अंदर वो अलामात आ सकती हैं। मिस्टर मीर गौस साहब ने हाय कहा है, अस्सलाम वालेकुम गौस साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अब जो अलामात हमारे दिमाग की वजह से पूरे जिस्म में आती हैं वो हमें ज़रा समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। हर शख्स ने ये बात नोट की होगी कि जब भी हम टेंशन या स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो हमारे सर में दर्द होता है और ये सर का दर्द जब जैसे ही वो टेंशन या स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है तो ये सर का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा इस वक्त जब हमारे सर में दर्द हो स्ट्रेस की वजह से आप जो मर्ज़ी टेस्ट करवा लें, आप सीटी स्कैन करवा लें, आप दिमाग का MRI करवा लें तो आपके वो टेस्ट नॉर्मल आते हैं। अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है, अब यही मकसद भी नहीं है कि सर का दर्द सिर्फ एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से होता है। सर के दर्द की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर से लेकर और बहुत सारे मर्ज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको बाकी किसी भी किस्म का कोई मर्ज़ मौजूद नहीं है, बाकी आपके टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं और उसके बावजूद आपको और हमें सर का दर्द होता है तो ये अमूमी तौर पर स्ट्रेस में या टेंशन में या एंजाइटी में होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बग़ैर किसी इलाज किए हुए जैसे ही वो स्ट्रेस या टेंशन ख़त्म होता है हमारा सर का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में ये टेंडेंसी मौजूद है कि जब हम किसी स्ट्रेस का शिकार होंगे हमें बहुत सारी जिस्मानी अलामात भी आ सकती हैं। इम्तहान के दिनों का याद कीजिए, हम में से अक्सर जब एग्ज़ाम दिया करते थे तो उस एग्ज़ाम्स के दौरान हमें ये बात पता चलती थी कि जब पेपर के करीब पहुंचते थे बहुत से लोगों को नौज़िया होना शुरू हो जाता था, वोमिटिंग होना शुरू हो जाती थी, बहुत से लोगों को जो है वो डायरिया हो जाता था, कुछ लोगों को जो है वो यूरिनरी अर्जेंसी हो जाती थी। और जैसे ही पेपर शुरू हो जाता था तो ये सारी अलामात ख़ुद ब खुद बैठ जाती थी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे जहन में और दिमाग में एंजाइटी या डिप्रेशन हो तो वो पूरे के पूरे जिस्म में कहीं भी रिस्पांस आ सकता है। जिस्म का हर उज़ू दिमाग से कंट्रोल होता है, दिमाग में टेंशन और स्ट्रेस है तो सिम्टम कहीं भी आ सकते हैं। अदनान नियाज़ी साहब सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शाकिर, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर पाशा ने ज्वाइन किया है, वालेकुम अस्सलाम पाशा। अच्छा, अब चूँकि ये समझना है कि अलामात पूरे जिस्म में आती हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अमूमी तौर पर इन अलामात के मरीज़ यानी एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ पहले या शुरू में हम डॉक्टर हज़रात के पास जब आते हैं तो उनको ये बात नहीं पता होती है कि उनका ये प्रॉब्लम साइकाइट्रिस्ट के पास डील होगा या साइकोलॉजिस्ट के पास डील होगा, इसकी साइकोथेरेपी होनी चाहिए। अमूमी तौर पे इनको फ़िज़िकल बीमारी के तौर पे लिया जाता है। जब डॉक्टर्स को विज़िट किया जाता है और जब अपनी कंप्लेन बताते हैं कि डॉक्टर साहब सर में दर्द होता है, साथ में मैदे में प्रॉब्लम है, हाथ पाँव में खिंचाव होता है या मुख्तलिफ़ अलामात, तो वहाँ पे डॉक्टर्स हज़रात जब टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, उसके बाद वो बताया जाता है
कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपको कि जिससे ये बात पता चल रही है कि आपकी बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन शायद आपके जहन के अंदर या दिमाग के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गई है। याद रखिए कि जब भी कोई शख्स आपको ये कहे कि एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन हो गया है, तो अमूमी तौर पे हम जिन बीमारियों को नफसियाती बीमारी कहते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी का शुमार हम साइकियाट्रिस्ट अमूमी नफसियाती बीमारी या पागलपन की बीमारियों में नहीं करते। डॉक्टर पाशा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टनेटल डिप्रेशन के बारे में भी बात की। ज़रूर डॉक्टर पाशा मैं करता हूँ। किरण काजी ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम किरण। और डॉक्टर इदरीस ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर इकबाल ने नाइस इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब अमूमी तौर पे मरीज़ आते हैं या अमूमी तौर पे जो फैमिली फिजिशियंस मरीज़ों को कहते हैं कि जनाब आपका तो पेट का निज़ाम हमने चेक कर लिया है या आपका सीने का एक्सरे ठीक है, लेकिन जो आपको सांस उखड़ रहा है या सांस में प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपकी एंजाइटी की वजह से, तो आपको किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना होगा। तो मरीज़ वहीं एकदम हो जाता है कि डॉक्टर साहब मैंने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात तो नहीं की, क्योंकि अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का इलाज अगर है तो इसका मतलब है आप पागलपन का शिकार हो गए। याद रखें, 95% मरीज़ जो हम देखते हैं अपने क्लिनिक्स में, किसी तौर पर उनको नफसियाती मरीज़ या पागलपन का शिकार मरीज़ नहीं कहा जा सकता। मैं अपने मरीज़ों को अमूमन समझाने के लिए कहता हूं कि आपके दिमाग के कुछ विटामिन की तरह के केमिकल, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो गए हैं और उनकी डिस्टर्बेंस का ताल्लुक नफसियात या पागलपन से कम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने मरीज़ों को, अपने क्लाइंट्स को ये बात क्लियर करनी है कि जिस मर्ज़ का आप शिकार हैं वो मर्ज़ पागलपन नहीं है। अगर आप किसी मरीज़ को ये कहें कि आप अल्हम्दुलिल्लाह का पागलपन का शिकार नहीं है, आपका जो मर्ज़ है वो कुछ दिमागी विटामिन और केमिकल की डिस्टर्बेंस की वजह से है, तो आप जाके किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को जो एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज करते हो या किसी साइकोलॉजिस्ट से रजू करें ताकि वो आपका प्रॉपर इलाज कर सकें। इस तरह का रेफरल करने के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि मरीज़ डॉक्टर तक पहुंच जाता है। लेकिन अमूमी तौर पे मरीज़ ये समझते हैं कि चूँकि वो अपनी दुनिया के बाकी सारे काम सही तरीके से सरअंजाम दे रहे होते हैं, लोगों से मिलना, उठना, बैठना, सब कुछ, तो वो समझते हैं कि मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे मुझे नफसियाती या पागलपन कहा जाए। इसलिए हमें अपने मरीज़ों को ये बात गाइड करनी है कि ये जो मर्ज़ है डिप्रेशन और एंजाइटी के, ये उन अमराज में नहीं आता जिनको अमूमी तौर पे पागलपन कहते हैं। दूसरी एक और बहुत अहम बात, डिप्रेशन और एंजाइटी चाहे आपको माशी हालात की वजह से हो, फैमिली हालात की वजह से हो रही हो, या आजकल जैसे कोरोना की सिचुएशन की वजह से किसी को एंजाइटी या पैनिक या फोबिया हो रहा है, किसी भी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा हो, या अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, तो हम बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि ये बीमारी जेनेटिकल बीमारी भी होती है कि अगर एक फैमिली में टेंडेंसी मौजूद है डिप्रेशन की या एंजाइटी की, तो वही दूसरे और तीसरे और चौथे मरीज़ में भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बीमारी की वजह जो भी हो, लेकिन हमें ये बात समझनी है और अपने मरीज़ों को ये बात कन्वे करनी है कि ये काबिल इलाज मर्ज़ है, ठीक होने वाला मर्ज़ है। अगर आप घबराहट का शिकार है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, या आपको सांस लेने के अमल में दुश्वारी हो रही है, और ऐसी दुश्वारी है जिसको डॉक्टर हजरात बता चुके हैं कि आपको कोई फ़िज़िकल डिज़ीज़ नहीं है, कोई मेडिकल डिज़ीज़ नहीं है, आप एंजाइटी का शिकार हैं, या आप खौफ का शिकार होकर अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या आप उदास, बेजार, डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि आप अपनी ज़िंदगी से भी बेजार हैं, ये तमाम की तमाम अलामतें इंतहाई आसानी से काबिल इलाज हैं। और इलाज के कई मुख्तलिफ़ पहलू हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इलाज का बेस और बुनियाद, चाहे वो हम डिप्रेशन एंजाइटी की बात करें या डायबिटीज़ की बात करें या ब्लड प्रेशर की बात करें या जोड़ों के दर्द की बात करें, हर मर्ज़ का पहला स्टेप इलाज का काउंसलिंग है। मरीज़ को मर्ज़ के इलाज के मुतालिक समझाना, उसको गाइड करना, इस फिनोमेना के बग़ैर किसी भी मर्ज़ का प्रॉपर इलाज करना मुमकिन नहीं है। अगर आप एक अच्छे मुअल्लिज बनना चाहते हैं, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छे साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छे फैमिली फिजिशियन बनना चाहते हैं, तो हमें ये बात समझनी होगी
कि अपने तमाम मरीज़ों को, अपने तमाम क्लाइंट को सही तरीके से गाइड करना और समझाना, ये हमारा बुनियादी काम होना चाहिए। सो इसका मतलब है कि जिस तरह से दूसरे इलाज मौजूद हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए, पहला इलाज तो काउंसलिंग है। बहुत दफ़ा बहुत से मरीज़ जब एक्यूटली किसी उसका शिकार हो रहे होते हैं तो रिपीटेडली अगर आप उनको काउंसलिंग करें या रिपीटेड रीअश्योर कराएं तो वो बहुत बेहतर महसूस करते हैं। नेहा सियानी ने लिखा है कि स्टिग्मा को हम दूर करने की बातें कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकाइट्रिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टिग्मा हम ठीक करें। बहुत शुक्रिया नेहा आपकी लाइकिंग करने का। अनम अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, फयाज साहब ने ज्वाइन किया है, अहमद गुलजार साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आप सबका। सो डिप्रेशन और एंजाइटी की जो इलाज, काउंसलिंग पहला इलाज या पहला स्टेज, जैसे मैंने बताया हर इलाज मर्ज़ का है तो पहला तो काउंसलिंग ही है। बहुत दफ़ा डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसा होता है कि आपको किसी अच्छे साइकोथेरेपेटिक सेशन की ज़रूरत होती है और कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, डिसेंसिटाइजेशन, बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ मौजूद हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मैं ज़ाहिर है उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के बहुत सारे लोग हैं जो इसी फोरम से आपको मुसलसल उस बारे में गाइड कर रहे हैं और आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में भी इंशाल्लाह उस पर गाइड किया जाएगा। तीसरा पहलू इलाज का है वो मेडिकल पहलू है, यानी डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए दवाइयाँ कैसे इस्तेमाल की जाएं और किस तरह से दी जाएं। अब समझने की बात यह है कि जब हम डिप्रेशन की या एंजाइटी की दवाइयों की बात करते हैं या अमूमी तौर पे हम दिमागी या नफ्सियाती अमराज़ की दवाइयों की बात करते हैं तो पहला ख़्याल ये आता है कि ये क्या इलाज जब मैं करवाऊँगा तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे तो मैं सोता रहूँगा, नींद आती रहेगी। क्योंकि अमूमी ख़्याल ये है कि डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयों का मतलब ही नींद की दवाइयाँ हैं। तो यहाँ एक बात आपको मैं क्लियर करूँ, दुनिया भर में एंजाइटी और डिप्रेशन की आजकल जो मॉडर्न दवाइयाँ मौजूद हैं उनमें से अक्सर दवाइयाँ नींद आवर या ख्वाब आवर दवाइयाँ नहीं हैं, उनसे नींद भी नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर दवाइयाँ डिप्रेशन एंजाइटी की अब जो मॉडर्न साइकाइट्री में इस्तेमाल होती हैं वो डिपेंडेंस नहीं करती, आदत नहीं करती, वो नशा आवर दवाइयाँ नहीं हैं, बल्कि अमूमी तौर पे उन दवाइयों को सुबह में दिया जाता है, मॉर्निंग में दिया जाता है नाश्ते के बाद, या अगर आजकल रमज़ान है तो फिर ये दवाइयाँ अब सहरी में ली जाती हैं। यानी इससे ये बात साबित हो रही है कि ज़्यादातर दवाइयाँ जो इस मर्ज़ की प्रॉपरली इस्तेमाल करवाई जाती हैं एंजाइटी डिप्रेशन के लिए वो नशा आवर नहीं होती। हाँ, कुछ दवाइयाँ अमूमी तौर पे यहाँ पर अमूमी तौर पे जो हम फैमिली फिजिशियंस के पास जाते हैं तो वो कुछ दवाइयाँ ऐसी लिखते हैं जो एंजाइटी की किसी हद तक हम कह तो सकते हैं लेकिन बुनियादी तौर पे वो नींद के लिए होती हैं। और होता यह है कि डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे घबराहट और बेचैनी हो रही है, तो वो जो फैमिली फिजिशियंस होते हैं वो एक दवा लिख देते हैं नींद की और वो जो भी क्लाइंट होता है उसको उससे थोड़ी सी नींद बेहतर हो जाती है। चूँकि नींद बेहतर हो जाती है तो उन्हें ये लगता है कि मेरे बहुत सारे मामलात अच्छे हो गए और यूँ जो एंजाइटी का मर्ज़ है वो वहीं का वहीं रहता है। तो मेरा मतलब आप लोगों को समझाने का ये है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ऐसी दवा दे रखी है जो सिर्फ नींद की दवा है तो ये मर्ज़ का इलाज नहीं है। नींद की दवाइयाँ आपकी नींद को 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लाने के लिए तो ठीक हैं लेकिन मर्ज़ का इलाज नहीं है। और हमें ये चाहिए कि नींद की दवाइयाँ अगर आपको डॉक्टर ने लिखी हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कहिए कि डॉक्टर साहब आपने नींद की दवा तो लिखी है लेकिन जिस वजह से मुझे नींद नहीं आ रहा है या नींद नहीं आ रही है बराए मेहरबानी मुझे उस मर्ज़ का इलाज कीजिए। याद रखें, नींद ना आना बहुत सारे मर्ज़ों में हो सकता है, बहुत सारे अमराज की अलामत है, लाजमी नहीं है कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन ही हो। और नींद को ठीक कर लेने से एंजाइटी डिप्रेशन मुकम्मल तौर पे कभी भी ठीक नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर जो नींद की नशा आवर ख्वाब आवर दवाइयाँ हैं उनसे एंजाइटी डिप्रेशन अल्टीमेटली बढ़ जाता है। राबिया ने हमें ज्वाइन किया है, आसिफ ने हमें ज्वाइन किया है, अली रज़ा मंगी साहब ने ज्वाइन किया है। अली रज़ा साहब कह रहे हैं नींद का मसला है। अली रज़ा इत्तफाक से इस वक्त हम नींद पे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं नींद के मुतालिक, कावल सना ने हमें ज्वाइन किया, आयशा ने, सो हमें अपने डॉक्टर से ये कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरी नींद का ऐसा इलाज कीजिए कि मेरा वो मर्ज़ ख़त्म हो जाए जिसकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है या ख़राब हो रही है।
नींद ना आना बहुत सारे मर्ज़ का बायस हो सकता है। वो शिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, वो बाइपोलर का मर्ज़ भी हो सकता है, उसमें पर्सनालिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बुखार नज़ला ज़ुकाम में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। सो जब किसी को बुखार नज़ला ज़ुकाम से नींद डिस्टर्ब होती है तो क्या हम नींद की गोली दे के नींद लाते हैं या बुखार नज़ले ज़ुकाम का इलाज करते हैं, नींद खुद ब खुद आना ठीक होना शुरू हो जाती है? एग्जैक्टली यही फार्मूला यहाँ होना चाहिए। सो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अगर डॉक्टर ने आपको कोई ऐसी दवा लिखी हुई जो नींद की दवा है या ख्वाब आवर दवा है, उनसे कहें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ज़रूर मैं नींद की दवा भी ज़रूर लूँगा, लेकिन मुझे उस मर्ज़ का इलाज कीजिए जिसकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है या मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा, अब अमूमी तौर पे जब हम नींद की दवाइयों की बात करते हैं तो चूँकि किसी दवा के ब्रांड का नाम लेना मुझे मुनासिब नहीं लगता है, तो अमूमी तौर पे लोग एक ग्रुप है दवाइयों का बेंजोडाइज़ेपिन, जो अमूमी तौर पे हमारे फैमिली फिजिशियंस लिखते हैं कि रात में एक गोली खा लें, इससे आपकी नींद भी ठीक हो जाएगी, एंजाइटी और घबराहट भी ठीक हो जाएगी। ऐसा ज़रूर होता है कि उससे नींद बेहतर हो जाती है, लेकिन ये इलाज नहीं है। ये एंजाइटी का या डिप्रेशन का इलाज नहीं है, बल्कि नींद की अक्सर दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि जो डिप्रेशन को बढ़ा देती हैं। सो अब डिप्रेशन की जब हम मर्ज़ के इलाज की बात करें और एंजाइटी के मर्ज़ के इलाज की बात करें, तो चूँकि जो मैंने शुरू में बताया था कि दोनों मर्ज़ दिमाग के एक ऐसे केमिकल पे डिपेंडेंट हैं जिसका नाम जो न्यूरोट्रांसमीटर है और जिसका नाम सेरोटोनिन है ज़्यादातर। सो इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी को हमने रिस्टोर करना है। जब ब्रेन में सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी ठीक हो जाएगी तो ख़ुद ब खुद डिप्रेशन और एंजाइटी की अलामात को ठीक होना शुरू हो जाएंगी और नींद भी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। वो घबराहट और बेचैनी की जो कैफियत हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सो एक बेतहाशा दवाइयाँ हमारे यहाँ पर ऐसी मौजूद हैं कि जिनको हम सेरोटोनर्जिक दवाइयाँ कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली आजकल सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं। और जब हम सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं तो ये दवाइयाँ इतनी महफूज दवाइयाँ हैं, इनमें नींद नहीं होती, ये सुबह के वक्त खाई जाती हैं। इन दवाइयों का दिल पर, मैदे पर, आंतों पर, गुर्दों पर, जिगर पर किसी किस्म का कोई मुज़र असरात नहीं होते। ये इतनी ज़्यादा महफूज दवाइयाँ हैं कि अमूमी तौर पे हम जो पैनाडोल या पैरासीटामोल की गोलियाँ खाते हैं, अगर उससे इस SSRI का मुकाबला करवाया जाए तो ये कई गुना महफूज दवाइयाँ हैं। और चूँकि मैंने पहले जिक्र किया कि सेरोटोनिन हमारे दिमाग में विटामिन की तरह एक्ट करता है, एक्चुअली विटामिन नहीं है लेकिन उसकी तरह एक्ट करता है, तो इन दवाइयों का जो इफ़ेक्ट आता है या फ़ायदा आता है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, यानी करीबन 10, 12, 15 दिन लगते हैं। मिसबा वकार ने हमें ज्वाइन किया है। मिसबा वकार बच्चों की हाइपर एक्टिविटी पे बात करना चाहती हैं और ऑटिस्टिक बच्चों पे। मिसबा मेरा ख्याल है अगले एक आध दिन में आप इन प्रोग्रामों को फॉलो कीजिए, इस टॉपिक पे भी हम बात होगी। काशिफ ने हमें ज्वाइन किया है, शुक्रिया। अरतात ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया अरतात। आप इराक़ में बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया काशिफ ने, थैंक यू वेरी मच काशिफ आपके कमेंट्स का। तो जो सेरोटोनर्जिक दवाइयों की हम बात कर रहे थे, अगर आपको डॉक्टर ने कोई ऐसी दवा लिखी जो जिसमें सेरोटोनिन को बेहतर करने की क्वालिटी है, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर ने आपको ठीक दवा लिखी है। लेकिन चूंकि उन दवाइयों का असर शुरू होने में कुछ वक्त लगता है, अमूमी तौर पे उन दवाइयों का असर शुरू होने में 2 से 3 हफ़्ते लगते हैं और बेहतर असर 8 से 10 हफ़्ते में आता है। चूँकि ये जो गैप इतना है, इसकी वजह से अमूमी तौर पे इन दवाइयों के साथ कुछ ना कुछ दूसरी दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो वक्ती तौर पे आपकी तबीयत में बेहतरी भी लेकर आएँ और आपकी नींद वगैरह को भी इम्प्रूव करें। वालेकुम अस्सलाम सोहेल साहब, थैंक यू वेरी मच काशिफ, आपके दूसरे कमेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो अब जब हम बात करते हैं कि सेरोटोनर्जिक दवाइयाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये सेरोटोनर्जिक दवाइयों का एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि ये दिन में 1 दफ़ा खाई जाती हैं। यानी जो दवाइयाँ दिन में 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा खानी हो, तो उन दवाइयों को खाते हुए मरीज़ों को और लवाहिकीन को याद रखना ज़रा मुश्किल होता है। चूँकि ये दिन में 1 दफ़ा खाई जाती हैं और अमूमी तौर पे एक ही टैबलेट की डोज से ज़्यादातर मरीज़ों को तबीयत ठीक हो जाती है, तो और भी आसान हो जाता है। एक और बड़ा फ़ायदा इन दवाइयों का जो सेरोटोनर्जिक मेडिसिन है वो ये कि इनकी कीमत, दवा की कीमत यानी पर डे ट्रीटमेंट चाय के 1 कप की कीमत के बराबर है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ 25-30 रुपए का चाय का 1 कप मिलता है और इनमें से ज़्यादातर दवाइयाँ, चाहे वो
पैरोक्सिटीन हो या फ्लॉक्सिटीन हो या सिटालोप्रैम हो या एसिटालोप्रैम हो, उनकी जो नेशनल ब्रांड्स हैं वो सब के सब नेशनल ब्रांड्स इस कीमत में अवेलेबल हैं, जो 10-12 रुपये से लेकर 20-25 रुपये 30 रुपये तक है। यानी पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे इलाज करवाना एक आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर दवाइयाँ इतनी कम कीमत में अवेलेबल हों जो चाय के एक कप की कीमत के बराबर हो, तो फिर हर आदमी उस दवा को ले सकता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर मुश्किल ही से कोई ऐसा आदमी होगा जो चाय के एक कप को अफोर्ड ना कर सके। मेरी अपने जो क्लाइंट्स हैं मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि अगर आपको किसी डॉक्टर ने दवा नींद की लिखी है तो उनसे कहिए कि डॉक्टर साहब नींद की गोली तो मैं ज़रूर लूँगा, लेकिन नींद की गोली के साथ जो मेरी बीमारी है उसका भी इलाज कीजिए। कंवल सना ने सवाल पूछ रही हैं, एनी वे टू गेट रिड ऑफ नाइटमेयर्स। कंवल, हमारे प्रोग्राम्स को फॉलो करते रहिएगा, इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर आपको इस टॉपिक पे एक स्पेसिफ़िक प्रोग्राम सुनने को मिलेगा। अवैस सलाम कह रहे हैं, अवैस आबिद वालेकुम अस्सलाम। मुनीज़ा भट्ट ने में ज्वाइन किया है, शुक्रिया मुनीज़ा। नोयूक डिक्सिट, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर दूं। सर, हाउ डिप्रेशन एंड शिज़ोफ्रेनिया आर डिफरेंट, इफ़ यू प्लीज़ शो सम लाइट ऑन इट। शिज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन तो खैर बहुत ही दो डिफरेंट मर्ज़ हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें मरीज़ को ख़ुद पता होता है कि मैं बीमार हूँ, उसे पता होता है कि मेरी अमूमी फ़ीलिंग उदासी, बेजारी, मायूसी की तरफ है। ज़्यादातर शिज़ोफ्रेनिक मरीज़ों को ये बात नहीं पता होती कि वो बीमार हैं, वो अपने आप को बीमार मानने पे तैयार नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा कोई मरीज़ आपके आसपास है कि जो अपने आप को बीमार नहीं मानता है, जो अपना इलाज कराने पे तैयार नहीं है, या वो ये बात मानने पे तैयार नहीं है कि उसको किसी किस्म की ज़हनी या दबाव का शिकार है, इन अलामात में शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। लेकिन सिर्फ इन अलामात की वजह से भी किसी को शिज़ोफ्रेनिया नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया के लिए फिर डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, चूँकि वो एक सोच की बीमारी है, तो शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ों को ऐसी ऐसी सोचें आती हैं कि वो किसी लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए, लोग उनके किसी और तरह की प्रॉब्लम का शिकार हो गए। मैंने शॉर्ट करके आपको बताया है डिक्सिट, बिकॉज कि हमारा टॉपिक डिप्रेशन है तो हम उससे ना हटें। बिनते मोहम्मद हमारे साथ हैं, वो पूछ रही हैं, सर कोड, एप्टिकैप और ओलेंको टैबलेट कैसी हैं, मुझे डॉक्टर ने लिखी हैं 2 साल से। ये दवाइयाँ बिल्कुल वही दवाइयाँ हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था, ये जिस दवा का आपने ज़िक्र किया है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है 2 दवा का। उसमें एक तो SSRI है, यानी सेरोटोनर्जिक मेडिसिन है, दूसरी दवा दूसरे ग्रुप से है, जिस ग्रुप में जिस टैबलेट में थोड़ी सेडेशन है। तो ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन बनाई गई है कि वो मरीज़ जिनको डिप्रेशन का मर्ज़ भी हो और साथ में नींद का इशू हो, तो ये एक ही 2 केमिकल मिला के इस्तेमाल कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दवा जिसका आपने ज़िक्र किया है, ये दवा किसी सूरत से ऐसी दवा नहीं है कि ये दवा को हम डिपेंडेंस कर सके आपको, या किसी तरह से ये आपको आदत बना सके। तो ये महफूज दवा है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने वक्त पे डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। शाहिद साहब पूछ रहे हैं, हाउ टू चेंज द नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव। शाहिद साहब, इसके ऊपर हम बहुत जल्द प्रोग्राम हो रहे हैं, बिकॉज़ ये मेरी जो साइकोलॉजिस्ट कुलीग हैं, डॉक्टर सोबिया, डॉक्टर हिना इमरान, डॉक्टर मैडम उज़मा, इन्हीं में से कोई ना कोई इस पर ज़रूर प्रोग्राम करने लगे हैं। बल्कि मेरा ख्याल एक आध प्रोग्राम हो भी चुका है, लेकिन आप फॉलो करते रहिए, मज़ीद होगा। कोमल सोमरो ने हमें ज्वाइन किया है, और डिक्सिट ने थैंक यू किया, शुक्रिया, थैंक यू सर। प्लीज़ डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी में ज़रूर बात करें, इस पर ज़रूर अभी बात करते हैं। इज़ इट ट्रू डिप्रेशन पेशेंट अगर मरीज़ दवा स्टॉप कर लें तो? यस, वाकई ऐसा है कि अगर डिप्रेशन का मरीज़ दवा स्टॉप कर लें तो उनको ख़ुद से दवा अगर स्टॉप करें, और ये बहुत कॉमन होता है कि चूँकि दवा का असर शुरू होने में कुछ वक्त लगता है, और दवा का असर जब शुरू होता है तो मरीज़ खुद ही ये समझते हुए कि अब मैं ठीक हो गया हूँ और दवा छोड़ देते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि इन दवाइयों का असर शुरू होने में 2-3 हफ्ते लगते हैं, तो अगर आप ऑलरेडी दवा खा रहे हैं और छोड़ दें तो 2-3 हफ्ते लगते हैं दोबारा तबीयत ख़राब होने में भी। 2-3 रिक्वेस्ट आई हैं, कोमल सुमरे ने कहा था, उनसे पहले डॉक्टर पाशा रब्बानी ने भी कहा था कि डिप्रेशन, एंटीनेटेड डिप्रेशन या पोस्टनेटल डिप्रेशन पर बात की जाए। देखिए, डिप्रेशन का मर्ज़ ऐसा मर्ज़ है कि जो किसी भी उम्र के मरीज़ को हो सकता है और किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो ख़वातीन में इसके चांसेस आम लोगों की निस्बत थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी 2 वजूहात होते हैं। एक तो प्रेगनेंसी में सोशली और मेडिकली उनको अपने आप को ज़्यादा केयर करना पड़ती है,
और दूसरा ये कि चूँकि हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और हार्मोन्स की चेंज आती है प्रेगनेंसी में, उसकी वजह से भी डिप्रेशन के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। एंटीनेटल डिप्रेशन के अंदर हमें ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो कम्प्लीटली महफूज हों, और नींद की या ख्वाब आवर दवाइयाँ डिप्रेशन, ख़ुसूसन एंटीनेटल डिप्रेशन या प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अपने डॉक्टर से फ़ौरी तौर पर रब्ता किया करें, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो अपने डॉक्टर से रब्ता करके उनसे कहें कि डॉक्टर साहब मुझे प्रेगनेंसी हो गई है तो मुझे अब दवाइयाँ ज़रूर चेंज होनी चाहिए। ऐसी दवाइयाँ सीरोटोनर्जिक मेडिसिन्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर फ्लॉक्सिटीन को FDA ने अप्रूव किया हुआ है कि प्रेगनेंसी के अंदर फ्लॉक्सिटीन डिप्रेशन के मर्ज़ में और एंजाइटी में इस्तेमाल करी जा सकती है। साथ साथ सर्टलिन और सिटालोप्राम और एसिटालोप्राम भी आलमोस्ट अप्रूवल के करीब हैं, लेकिन चूंकि FDA ने अभी तक ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया है। लेकिन अमूमी तौर पे सीरोटोनर्जिक मेडिसिन महफूज हैं, लेकिन नींद की दवाइयाँ, ख्वाब आवर दवाइयाँ प्रेगनेंसी में महफूज नहीं हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी भी है और साथ में आप डिप्रेशन का शिकार हैं या पोस्टनेटल डिप्रेशन, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि वो ठीक अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। कवल सवन आप पूछ रहे हैं कि एमिट्रिप्टिलिन कैन बी टेकन फॉर स्लीप। एमिट्रिप्टिलिन भी एंटी डिप्रेसेंट है और सीरोटोनर्जिक मेडिसिन है, लेकिन ज़रूर नींद के लिए ली जा सकती है। लेकिन उसके कुछ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में से है, तो कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे ब्लड विजन, ड्राइनेस ऑफ माउथ। अगर आप वो साइड इफ़ेक्ट बियर कर सकते हैं तो ये दवा महफूज है। इसके मुकाबले में ट्राजोडॉन एक केमिकल है, चूँकि आपने ख़ुद केमिकल लिखा है, कमल गालिबन डॉक्टर हैं, तो ट्राजोडॉन एक केमिकल है, वो इसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। उसमें सेडेटिव इफ़ेक्ट भी ज़्यादा है और वो डिपेंडेंस भी नहीं करती है, और उसमें जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस एमिट्रिप्टिलिन के उसके मुकाबले में ख़ासे कम हैं। उमैर लिखते हैं कि सर बाइपोलर पीपल में नॉट टेक SSRI फॉर एनजाइटी इफ इज इट शिफ्टिंग टू द मेनिया। यस, बाइपोलर के मरीज़ों को अगर एनजाइटी हो तो SSRI दी जा सकती है, लेकिन कॉशियस के साथ उनको और उनके लवाहिकीन को ये बात समझानी पड़ती है कि ये दवाई इनके लिए इस हद तक तो महफूज है, लेकिन अगर कहीं उनको शिफ्ट हो जाएं अलामात और मेनिया में, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, ज़्यादा बातें करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दें, तो फिर SSRIs को रोकना पड़ता है और फौरी तौर पे उसको स्टॉप करके मेनिया की ट्रीटमेंट या मेनिया से मुतालिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो SSRI दी जा सकती है एंजाइटी में, लेकिन शॉर्ट टर्म एज सुन एज एंजाइटी ठीक हो तो उनको उसको बंद कर दिया जाना चाहिए, और उनको उसके साथ साथ मूड स्टेबलाइज़र दवाइयों को ज़रूर रखना चाहिए। बिनते फैसल पूछ रही हैं कि हाउ टू हैव पॉजिटिव अप्रोच। बिनते फैसल, हम जल्द ही इसके ऊपर पहले भी प्रोग्राम हुए हैं, और मेरी जो साइकोलॉजिस्ट कुलीग हैं ICP की फ़ैकल्टी मेंबर्स, इंशाल्लाह जल्द ही वो इस पर आपको इस पर प्रोग्राम होगा, तो आप ज़रूर ये प्रोग्राम देखते रहिए इस सिलसिले को। मलिक शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। कुछ सवाल इससे पहले हमारे पास आए थे। ताराचंद साहब ने लिखा था कि डॉक्टर साहब सलाम, मेरा नाम ताराचंद है और वो अपनी बेगम के मुतालिक बात करना चाहते हैं जो 50 साल हैं और उन्हें एंजाइटी है 18 दिन से, और उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करवाया था, तो डॉक्टर साहब ने एक दवा लिखी है, दिन में 2 दफ़ा, और 2 दवाइयाँ लिखी हैं। ताराचंद साहब, जो दवाइयाँ आपने बताई हैं वो दोनों दवाइयाँ इस मर्ज़ में इस्तेमाल की जाती हैं। चूँकि ये प्रॉब्लम सिर्फ 18 दिन से है, तो जो 10 मिलीग्राम वाली टैबलेट आपने लिखी है वो एसिटालोप्राम है, जो सीरोटोनर्जिक मेडिसिन है, जो महफूज दवा है, वो दवा आप ज़रूर शुरू कराइए। और साथ में जो दूसरी दवा आपने लिखी है जो सुबह शाम की, ये वो दवा है जो फौरी तौर पे उनको एंजाइटी से रिलीफ़ करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस दवा को आहिस्ता आहिस्ता करके आपने कम करना है। जैसे जैसे उनकी एंजाइटी ठीक हो तो उनको ये जो दूसरी गोली है एल्प की, इसको ग्रेजुअली ऑफ़ करके और टेपर ऑफ करके बंद करना होगा। बाकी जो ब्लड प्रेशर की दवा लिखी है वो बिल्कुल ठीक है, आप ज़रूर वो यूज़ कराइए। मुझे उम्मीद है कि जल्द आपकी बेगम को अल्लाह ताला सेहत देंगे। मोहम्मद अख्तर साहब का एक सवाल था, कुछ यहाँ लाइव कमेंट भी आ रहे हैं, स्टे पॉजिटिव। मरियम पूछ रही हैं, आई एम टेकिंग दिस टैबलेट बट एडवर्स इफ़ेक्ट आर मैनी। आप सही कह रही हैं, ये जो दवा पैक्सिल है ये पेरोक्सिटीन है, और पेरोक्सिटीन में कुछ ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आपको इससे एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो इसी ग्रुप की, ये बहुत कॉमन देखा गया है कि एक ग्रुप की एक दवा से अगर एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहे हों तो इसी ग्रुप की बाकी दवाइयों से भी एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि केमिकल चेंज करने से, मिसाल के तौर पे ये पेरोक्सिटीन है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एसिटालोप्राम या फ्लॉक्सिटीन को ट्राई कीजिए, जो टाइम टेस्टेड पुराने केमिकल हैं, तो इंशाल्लाह उनसे शायद आपको नहीं हो, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए।
अवैस कह दें ग्रेट इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। मुनीजा भट्ट कह रही हैं सर आई रिक्वेस्ट प्लीज़ गाइड और रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू डू सेल्फ मेडिकेशन ऑफ दीज ड्रग्स बिकॉज डिसऑर्डर। मुनीजा आपने बिल्कुल ठीक बात की है, हमारे यहाँ पे ये बहुत कॉमन है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने इस तरफ मेरी तवज्जो करवाई कि अमूमी तौर पे होता ये है कि नींद की गोली जब बात करते हैं कुछ लोग तो वो नींद की गोली खिलाना शुरू कर देते हैं। और अब नींद का गोली का मसला ऐसा हो गया है कि अगर आपके अपने पड़ोस से भी जिक्र करें तो वो आपको 3 नींद की गोलियां ऑफ़र कर देंगे कि ये लाल वाली खा लो, नीले वाली खा लो, वो फलां निशान वाली नींद की गोली है वो खा लीजिए। और होता यह है कि ये जो नींद की गोलियां लोग खुद से शुरू कर लेते हैं उसके बाद वो नींद की गोली की आदत का शिकार हो जाते हैं और ये बीमारी तकरीबन उसी तरह से है जिस तरह से लोग हीरोइन या चर्स या किसी और नशे का शिकार हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी खुद से दवाइयों का इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है किसी मुस्तनद डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से या साइकाइट्रिस्ट से रब्ता कीजिए। कंवल सना ने थैंक यू किया, थैंक यू कंवल सना। ट्राजोडॉन इज़ अवेलेबल, यस बिल्कुल इसी नाम से है। डज ट्राजोडॉन हैव क्यूटी इफ़ेक्ट लाइक TCA? नो, ट्राजोडॉन के क्यूटी इफ़ेक्ट वैसे तो जनरली ज़्यादातर साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के क्यूटी इफ़ेक्ट है। ट्राजोडॉन के क्यूटी इफ़ेक्ट अव्वल तो है नहीं और हैं भी तो बहुत हाई डोज में जाके, यानी 700-800 मिलीग्राम के बाद क्यूटी चेंजेस उसमें हैं। और जो डोज़ नींद के लिए काफ़ी, चूँकि आपने से पहले नींद का सवाल पूछा था, उसमें ट्राजोडॉन 100 मिलीग्राम ही काफ़ी होती है, बल्कि कुछ अरसे बाद 50 मिलीग्राम और 25 मिलीग्राम से भी खूब नींद आ रही होती है। जबकि उसके मुकाबले में ट्राईसाइक्लिक के क्यूटी इंटरवल भी हैं और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में भी नहीं देनी चाहिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। सलमान फ़तेह अली साहब ने ज्वाइन किया हमें, थैंक यू। एक सवाल इससे पहले अली रज़ा मंगी साहब आपने सवाल पूछा दवाई सारी ज़िंदगी खानी होती, मैं इसका जवाब देता हूँ। मोहम्मद अख्तर साहब का सवाल था सर मैं रेगुलर कोरोना वायरस की इन्फो लेता रहा हूँ सोर्स से और न्यूज़ से कोरोना सुनते हुए अचानक घबराहट होती है। देखिए सबसे पहले तो आप रिकमेंडेशन ये है कि इस कोरोना के प्रॉब्लम के दौरान बार बार ख़बरें बिल्कुल ना देखिए। दिन में एक दफ़ा अगर आप ख़बरें देख लें और जब आप ख़बरें देखें उसका दौरानिया भी कम रखें, अहम मालूमात हासिल करें और अथेंटिक ज़राए से करें। ये जो सोशल मीडिया पे अमूमन जो ख़बरें आती हैं उनमें से बहुत सी ख़बरें गैर अथेंटिक होती हैं, गैर मनकूल होती हैं और उन ख़बरों की वजह से आप बिला वजह एक ऐसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन होती है। कोशिश ये कीजिए कि दिन भर बिल्कुल भी ख़बर ना देखिए। मोहम्मद अख्तर साहब दिन में एक दफ़ा सिर्फ आप अपडेट ले लीजिए और किसी मुस्तनद जगह से वो अपडेट लीजिए और उसके अलावा ज़्यादातर वक्त आप ये जो फ़ारिग वक्त है ये बहुत अच्छा वक्त है कि हम अपने दोस्तों अहबाब के साथ राब्ते में रहें, हम अल्लाह ताला से अपना राब्ता लगाएं, नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ को तर्जुमे से पढ़ें, सीखें। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है फैमिली के साथ कुछ टाइम आप स्पेंड कीजिए, रमज़ान का महीना है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो इंटरटेनिंग प्रोग्राम देखिए, वो प्रोग्राम देखिए जो आपको रिलैक्स करते हैं, जो तंज़ो मिज़ाह के प्रोग्राम हों या कोई ऐसी चीज़ देखिए जो आपको अमूमी तौर पे टेंशन से दूर ले जाती है। बार बार अगर आप इसी तरह की कोरोना की अपडेट लेंगे तो फिर आपके लिए घबराहट बेचैनी के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आपकी अपडेट लेने से सिवाय अपने आप को परेशान करने की कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आप पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हो गए हैं अख्तर साहब तो किसी डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए अपने करीब करीब। अच्छा, एक सवाल था कि क्या सारी ज़िंदगी खानी होती है? बिल्कुल भी नहीं। डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयाँ डिपेंड करता है इस बात पे कि डिप्रेशन किस तरह का मर्ज़ है। एक वो डिप्रेशन का मर्ज़ है जो अमूमी तौर पे स्ट्रेस और टेंशन से आपको होता है। अगर स्ट्रेस और टेंशन से अगर ऐसा होता है तो फिर आपको ये दवाइयाँ कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर ये मर्ज़ ऐसा है कि जो आपकी फ़ैमिली में है, जेनेटिक्स के अंदर है, तो फिर दवाइयाँ कुछ लंबे अरसे ज़रूर खानी पड़ती हैं। लेकिन ये कहना कि सारी ज़िंदगी दवाएं खानी पड़ेंगी ये गैर मुनासिब बात है। अमूमी तौर पे ये ज़रूर है कि एक दफ़ा ये दवाइयाँ जब शुरू होती हैं और तबीयत आपकी बिल्कुल ठीक हो जाए उसके बाद भी कम से कम 6 महीने ये दवाइयाँ ज़रूर कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन किस डोज़ में और किस तरह से, इसका फ़ैसला आपने नहीं करना है, इसका फ़ैसला आपके डॉक्टर ने करना है। जब आपको डॉक्टर अपने रूटीन चेकअप पे बुलाएं उस टाइम पे डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखाएं। सैयद जान करार पूछते हैं कि सर मैं आपका पेशेंट हूँ, सर अब मैं बेहतर हूँ। सैयद जान साहब के अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सेहतमंद रखें।
सलमान पूछ रहे हैं कि सर मैं पैराक्सिल खा रहा हूँ, क्या ये ठीक टैबलेट है? जी बिल्कुल ठीक टैबलेट है। और जो इसकी डोज़ है 12.5 मिलीग्राम आप ले रहे हैं, ये डोज़ मुझे लगता है कि थोड़ी कम डोज़ है। मुख्तलिफ़ मर्ज़ की जो शिद्दत होती है उसमें डोज़ कम ज़्यादा ज़रूर की जाती है। अमूमी तौर पे इस दवा की कम से कम डोज़ 25 मिलीग्राम होती है, लेकिन अगर मरीज़ की तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है तो फिर मेंटेनेंस डोज़ कम कर दी जाती है, तो 12.5 भी दी जाती है, या कभी कभार दवा को स्टार्ट करते वक्त हम 12.5 मिलीग्राम देते हैं। तो अगर ऐसा है कि आपका इलाज अभी शुरू हुआ है या तबीयत बहुत बेहतर होने के बाद डॉक्टर साहब ने डोज़ कम की है तो फिर ये डोज़ भी ठीक है। उज़मा मुनव्वर पूछ रही हैं कि अ पर्सन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग डज़ दैट मीन्स दे हैव डिप्रेशन? उज़मा बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए कुछ अलामात होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे रूटीन लाइफ में जो इंटरेस्ट है उसका ख़त्म हो जाना, लेकिन इस इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाने को मुसलसल 2 हफ़्ते होने चाहिए, और इस तरह से वो 2 हफ़्ते होने चाहिए कि कुछ और जो सपोर्टिव सिम्टम है वो भी मौजूद हों, और ये जो डिप्रेशन की अलामात की वजह से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस ज़रूर आए। अगर आपको चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम काम ठीक तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं तो फिर शायद आपको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। शायद रीएश्योरेंस या काउंसलिंग सेशन ही से आपके मामला ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह की एक कैफियत, एक सवाल पहले भी गुजरा था, मैं नाम भूल गया, डिस्थाइमिया के मुतालिक किसी ने पूछा था। तो क्रोनिकली लो मूड होता है तो हम उसको डिस्थाइमिया कहते हैं। उसमें भी इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है लेकिन समहाउ वो अपनी ज़िंदगी के काम को कर पाते हैं। डॉक्टर साहब कन्वर्जन डिसऑर्डर एक बिल्कुल ही अलग बीमारी है, मेरा ख्याल है उस पर अलग से कोई केस करेंगे। मेरे वालिद साहब 30 साल से एल्प की गोली खा रहे हैं, 65 साल से ही इज़ गेटिंग पैरानोया एंड मेंटली वीक ड्यू टू ओल्ड एज, इज़ इट नॉर्मल एज 65? देखिए 65 साल की उम्र के बाद डिमेंशिया का मर्ज़ होने के चांस ज़रूर होते हैं, लेकिन ये कोई लाजमी बात नहीं है कि आपके वालिद साहब को डिमेंशिया हो गया हो। इनके कुछ टेस्ट होंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये जो गोली एल्प की 30 साल से खा रहे हैं ये खासी गैर मुनासिब बात है। यही वो दवा है जो नशावर दवाइयों में शुमार होती है और इस दवा को लंबे अरसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब को नींद नहीं आती है और एजिटेशन का मसला है, ताकि उनसे आप दवाइयों को चेंज करवाएं। अदनान नियाज़ी साहब पूछ रहे हैं कि पेंटॉक्सिल एम टैबलेट के बारे में कुछ बता दीजिए। नियाज़ी साहब, ये वो दवा है जो दुनिया भर में कहीं यूज़ नहीं होती है, अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में यूज़ होती है और अब इस दवा को नहीं लिखते। ज़्यादातर ये दवा फैमिली फिजिशियंस लिखते हैं। ये दवा कॉम्बिनेशन है 2 ऐसी दवाइयों का कि जो दोनों की दोनों दवाइयाँ मुकम्मल तौर पे ना बेहतर एंटी डिप्रेसेंट हैं ना बेहतर एंज़ाइटिक हैं। इसलिए अमूमी साइकियाट्रिस्ट हज़रात अमूमी तौर पे इस दवा का इस्तेमाल नहीं करते। मेरी ये दवा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आपकी फ़ैमिली में कोई इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब है कि शायद इस मर्ज़ का क्लियर नहीं है। जो भी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं कि वो किस मर्ज़ का इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से कहिए प्रॉपर डायग्नोसिस बना के प्रॉपर मर्ज़ का इलाज करवाएं। हसन निसार ने ज्वाइन किया है, शुक्रिया हसन निसार। मोहम्मद अफजल पूछते हैं मुझे मैदे की तकलीफ़ है, डॉक्टर ने मुझे फेक्सार 75 लेक्सॉट में कीमोक्यूसिल और नेक्सम की दवा दी है। मोहम्मद अफजल, आप ने जो बात की है ये हम थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉब्लम दिमाग में होता है, यानी डिप्रेशन या एंजाइटी का होता है और दिमाग के किसी विटामिन की डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन जो सिम्टम और अलामात हैं वो मैदे पे या आंतों पर या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर आती हैं। तो गालिबन आपको जिस डॉक्टर साहब ने ये दवाइयाँ दी हैं ये दवाइयाँ खासी ठीक दवाइयाँ हैं। ख़ुसूसन जिस दवा का 75 मिलीग्राम की जो दवा है ये ऐसी ही दवाइयों में शुमार होती है जो सीरोटोनर्जिक दवा है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये जो नींद की दवाइयाँ हैं इनका इस्तेमाल कोशिश कीजिएगा कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। जैसे ही आपकी नींद बेहतर होने लगे उसके बाद ये नींद की गोलियां आपको बंद हो जानी चाहिए। ख़ुसूसन ये जो दवा लेक्सोटेनिल है ये ऐसी दवा है जो ख्वाब आवर या नशा आवर दवाइयों में शुमार होता है। तो कोशिश करके इस दवा को जल्द से जल्द जान छुड़ाइए क्योंकि आप ऑलरेडी 8 साल से ये दवाइयाँ खा रहे हैं। एस शाहिद साहब ने थैंक यू किया है, सेशन नॉट लेस देन साइकोथेरेपी। शुक्रिया शाहिद आपके कमेंट का। और हमने जो बात पहले हम कर रहे थे दवाइयों का इस्तेमाल, देखिए जब भी आप कभी किसी भी मर्ज़ के लिए दवा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए
कि दवा डॉक्टर की हिदायत के हिसाब से इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से मैं अमूमी तौर पे अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 4 मौज़ूआत ऐसे हैं कि हर पाकिस्तानी उसमें माहिर है, और उसमें एक मौजू है सियासत, एक है दीन या तीसरा मौजू है क्रिकेट, और चौथा मौजू है सेहत। बदकिस्मती से हर पाकिस्तानी अपने आप को जो है इन चारों मौजूआत में माहिर समझता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने लोगों से कि खुदा के लिए ये जो दवाइयों का ख़ुद से इस्तेमाल करते हैं ये ना करें। दानिया अली ने हमें ज्वाइन किया है। दानिया बेटा बहुत शुक्रिया। सैयद हसन पूछते हैं हाउ अबाउट OCD टैबलेट लाइफ लॉन्ग चलती हैं सर, क्लोज़ापिन साल्ट के बारे में बता दीजिए। क्लोज़ापिन ऐसा साल्ट है जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया के लिए इस्तेमाल होता है। ये अमूमी तौर पे फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं है। ऐसे मर्ज़ में जहाँ बाकी कोई दवा इस्तेमाल नहीं करते हैं शिज़ोफ्रेनिया में, वहाँ क्लोज़ापिन इस्तेमाल करते हैं। OCD का जो बारे में पूछा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एंजाइटी बार बार मरीज़ को होती है, और एक ही तरह की बात दिमाग में बार बार आने की वजह से मरीज़ जो है वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी दोहराता है। चूँकि ये मर्ज़ अमूमी तौर पे मुरसी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिकल लिंक्ड है और फैमिलीज़ में चलता है, तो इसका इलाज ज़रा लंबा चलता है। पैरोमैक्स किस लिए होती है? मेरे हस्बैंड 12 साल से ले रहे हैं। मैंने जिस तरह की दवाइयों का पहले जिक्र किया आलिया कि सेरोटोनर्जिक दवा, तो ये दवा भी सेरोटोनर्जिक दवा है, महफूज दवा है, और अगर 12 साल से आपके हस्बैंड ले रहे हैं और तबीयत उनकी ठीक है तो ये दवा इतने अरसे कंटिन्यू की जा सकती है। लेकिन अगर आपने अपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली फ़ुर्सत में डॉक्टर साहब के पास विज़िट कीजिए, क्योंकि अगर उनकी तबीयत ठीक है तो फिर दवाई की डोज को कम होना चाहिए। आबान खान पूछ रहे हैं हाउ कैन आई कंट्रोल थाट्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। आबान, थाट कंट्रोल के ऊपर जल्दी एक प्रोग्राम होने वाला है, आप इस सिलसिले को जारी रखिए इस प्रोग्राम को देखने का। मेरी जो ICP की फ़ैकल्टी मेंबर्स कोलीग्स हैं साइकोलॉजिस्ट, इंशाल्लाह थॉट कंट्रोल और नेगेटिव टू पॉजिटिव थॉट के ऊपर जल्दी वो प्रोग्राम आप देखिएगा। उमर इकबाल पूछ रहे हैं कि ट्रिप्टेनॉल एंड फॉर माइल्जिया एंड इट कॉज सीवियर कॉन्स्टिपेशन विच आर स्टिल। उमर साहब, माइल्जिया के लिए ये दवा यूज़ होती है ट्रिप्टेनॉल, बिल्कुल एमिट्रिप्टिलीन, और इस दवा को इस्तेमाल करना मुनासिब है। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने डॉक्टर से कहिए कि ये इसका साइड इफ़ेक्ट है ट्रिप्टेनॉल का। तो 2 तरीके हैं, या तो ये कि आप जो इस्पगोल होता है उसको 2 चम्मच इस्पगोल आधा गिलास पानी में 1 घंटे के लिए डाल दीजिए, जब वो फूल जाए उसको रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, तो यूँ आपका कॉन्स्टिपेशन का जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बावजूद कॉन्स्टिपेशन का मसला ठीक ना हो तो फिर ज़रूर अपने डॉक्टर से रजू कीजिएगा। माने अली ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माने बेटा, थैंक यू। अदनान नियाज़ी ने कहा है कि जब मैं ये दवा लेता हूँ एंजाइटी एक पर एडवाइस की थी, नाउ माई डॉक्टर इज़ नॉट इन पाकिस्तान सिंस काइंडली एडवाइस। अदनान, आप अपने इलाके में जो बड़े अस्पताल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल पाकिस्तान में तकरीबन हर बड़े अस्पताल में कोई ना कोई साइकियाट्रिस्ट ज़रूर मौजूद हैं, तो उनसे रब्ता कीजिए साइकियाट्रिस्ट से। और अगर आप या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से रब्ता कीजिएगा तो ये आपको गाइड कर देंगे आपके इलाके में कौन साइकियाट्रिस्ट हैं। लेकिन इस दवा को मुसलसल इतने लंबे अरसे खाना गैर मुनासिब है, आपको इसको स्विच करना है, इसलिए किसी साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर तफसीली मुलाकात कीजिए ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो। बॉडी एक कुड भी रिज़ल्ट, बिल्कुल बॉडी एक एंजाइटी के रिज़ल्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। और 2 बड़ी वजूहत हैं बॉडी एक की हमारे यहाँ पे जिस्म के दर्द की। पहली बड़ी वजह तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है जो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। हालांकि हम उन खुशकिस्मत मुल्कों में से हैं जहाँ पे धूप बहुत वाफर मिकदार में होती है और साल में 365 दिनों में से 300 दिन से भी ज़्यादा अमूमन पाकिस्तान में धूप मौजूद होती है। लेकिन इसके बावजूद हम धूप से चूँकि बचते हैं या उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए विटामिन D की कमी का हम खासा शिकार हैं। अगर आपका विटामिन D और बाकी तमाम मामला ठीक हैं और उसके बावजूद जिस्म में दर्द होता है तो बिल्कुल ये एंजाइटी की अलामात हो सकती हैं। मुबीन अमजद साहब। सैयद जान काकड़ साहब कर रहे हैं सर मेरा मुंह बहुत खुश्क रहता है, पेशाब ज़्यादा आता है सर, मैं अपना चेकअप व्हाट्सएप के ज़रिए लॉकडाउन के बाद करवा सकता हूँ। दी ब्रेन क्लिनिक में ये फैसिलिटी मौजूद है कि अगर आप ऑनलाइन चेकअप कराना चाहते हैं, दुनिया भर से मरीज़ हमारे यहाँ चेक करवाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा वकास से, अगर वकास हमारे साथ हैं ज्वाइन कर रहे हैं ICP में जो होते हैं,
तो वो जो ब्रेन क्लिनिक का फ्लायर है वो डाल दें, ताकि अगर आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ज़रिए चेकअप कराना चाहते हैं तो बहुत आराम से ये मुमकिन है। आलिया सिकंदर भी यही पूछ रही हैं कि हम आपको कहाँ दिखा सकते हैं। वकास से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि वकास को फ्लायर मैसेजेस में डाल दीजिए, और अगर अभी लाइव के दौरान नहीं भी होता है तो हम बाद में वो आपसे शेयर कर लेंगे। उसके अंदर वो नंबर्स मौजूद हैं कि जिसमें आप कॉल करके व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ज़रिए, लॉकडाउन के दौरान ये फैसिलिटी है कि आपको क्लिनिक तक आने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठ के भी आप ये देख सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। वासे अली ने ज्वाइन किया, थैंक यू वासे बेटा। मुबीन अमजद साहब बता रहे हैं विटामिन D61 है, ये बहुत ठीक है। अगर इसके बावजूद आपको जिस्म में दर्द होता है तो ये बिल्कुल एंजाइटी की अलामत हो सकती हैं, या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हम अमूमी तौर पे कहते हैं, ऐसा मर्ज़ जिसके अंदर जिस्म के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है। डॉक्टर इमरान यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इमरान यूसुफ। ICP के सभी लोग आपके बारे में इतना कुछ जानते हैं कि मुझे आपकी तारीफ़ में कुछ कहूँगा तो वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। अली रज़ा मंगी, सर्च द ब्रेन क्लिनिक ऑन फेसबुक। यस, फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा, और फेसबुक पेज से भी कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अदनान नियाजी पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ कैन आई कंसल्ट यू इन योर क्लिनिक। अदनान साहब बिल्कुल आप क्लिनिक में भी कंसल्ट करवा सकते हैं। क्लिनिक आजकल रमज़ान में 2 बजे से 5 बजे के दौरान खुले हैं, संडे के अलावा। तो आप अभी थोड़ी देर बाद यहीं पर हम शेयर कर लेंगे, तो आप उस नंबर जहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हाउ डू आई कोप विद बॉडी एक? 2-3 तरीके हैं। अगर ये बॉडी एक आपका सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की वजह से है तो फिर आपको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की दवा भी लेनी पड़ेगी, लेकिन ग्रेजुअल एक्सरसाइज इसका एक दूसरा हल होता है। मिसाल के तौर पे अमूमी तौर पे लोग जज्बात में आके जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो पहले दिन ही 1-1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको बॉडी एक का इशू है तो आप रोज़ाना 3 मिनट वॉक शुरू कीजिए, और ग्रेजुअली उस वॉक को हर 2 दिन के बाद 1-1 मिनट वॉक को बढ़ाते चले जाइए। मज़र जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है, मज़र बहुत बहुत शुक्रिया है। शीरी मकबूल हाय कह रही हैं, थैंक यू शीरी, अस्सलाम वालेकुम। मुबीन अमजद साहब पूछ रहे हैं कि मैं आई यूज़ सिटानिक फॉर 2 ईयर्स। मुबीन साहब ये दवा बिल्कुल उन्हीं दवाइयों में शुमार होती है जो सीरोटोनर्जिक दवा है, जो महफूज दवा है और बहुत ठीक दवा है। मुझे उम्मीद है कि आपके डॉक्टर ने जब ये दवा आपको लिखी होगी तो बिल्कुल ठीक लिखी होगी। अगर 2 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से राब्ते में रहिए, उनको चेक कराइए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ठीक है और आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो फिर इस दवा की डोज़ को कम किया जा सकता है। दी ब्रेन क्लिनिक के मुतालिक इन्फॉर्मेशन अभी आपको फ्लायर के ज़रिए यहाँ मौजूद है, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदनान साहब, सोमेटोफॉर्म उमैर राहिल पूछ रहे हैं, सोमेटोफॉर्म एंड फाइब्रोमाइल्जिया सेम थिंग? नहीं, सोमेटोफॉर्म बिल्कुल अलग डिजीज़ है। फाइब्रोमाइल्जिया, ये समझना होगा कि फाइब्रोमाइल्जिया में जो पेन आपको होता है वो पेन बेसिकली नर्व्स के अंदर मौजूद होता है, लेकिन सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में जब पेन होता है तो उसमें नर्व्स में पेन मौजूद नहीं होता है, यानी जिस्म में एक्चुअली पेन रिसेप्टर्स मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन ब्रेन फॉल्सली या स्ट्रेस की वजह से उन पेन को महसूस करना शुरू कर देता है। तो फाइब्रोमाइल्जिया बिल्कुल अलग बीमारी है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर अलग बीमारी है। और डॉक्टर अलीन केसवानी ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू डॉक्टर अनिल। You are also a very wonderful psychiatrist. Dr. Anil is a very wonderful psychiatrist and he is doing a wonderful job. अल्हम्दुलिल्लाह। मुबीन साहब ने थैंक यू कहा है, शुक्रिया मुबीन आपका ज्वाइन करने का। सैयद जान ने कहा है इसे करवाया था, नेक्स्ट चेकअप अब 20 जून का है, शुक्रिया सैयद जान। मिशाल ज़ुबैर, हाउ टू विदड्रॉ एमिट्रिप्टिलिन 25 मिलीग्राम, टेल मी सम ऑफ इट्स विदड्रॉल इफ़ेक्ट। देखिए 25 मिलीग्राम अगर आप मिशाल इस्तेमाल कर रही हैं तो आपको ग्रेजुअली इसको बंद करना होगा, यानी टैबलेट को पहले हाफ़ करना होगा, फिर क्वार्टर करना होगा, और फिर उसके बाद उसको बंद करना होगा। लेकिन जिस वजह से आप ये दवा इस्तेमाल करती हैं वो क्या वजह है, वो जो अलामात हैं उस अलामात का भी इलाज करना होगा। अमूमी तौर पे होता यह है कि एमिट्रिप्टिलिन के डायरेक्ट विड्रॉल इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन जिस मर्ज़ की वजह से एमिट्रिप्टिलिन आप इस्तेमाल कर रही हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हैं और आप एमिट्रिप्टिलिन इस्तेमाल कर रही हैं
तो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर जब आप एमिट्रिप्टिलिन कम करेंगी तो आपको दोबारा एंजाइटी के सिम्टम्स होंगे। तो उसको कई दफ़ा लोग ये समझते हैं कि इस दवा के विड्रॉल सिम्टम है, तो ये बेसिकली दवा के विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होते। होता ये है कि वो मर्ज़ अपने सिम्टम में वापस आ जाता है, यानी वो मर्ज़ वापस आ जाता है। सो हमें ये बात समझना होगी। तो पहले आपको ये भी आइडेंटिफाई कराना है कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एमिट्रिप्टिलिन आप खा रही थी, उसकी भी दवा और इलाज या थेरेपी या साइकोथेरेपी या काउंसलिंग वो भी हो, और फिर इसको ग्रेजुअली टेपर ऑफ किया जाए। वरना ये होगा कि चूंकि उस मर्ज़ की अलामात दोबारा आ जाएंगी तो आपको लगेगा शायद विड्रॉल होंगे। न्यूयॉर्क डिक्सिट, आई एम सॉरी मैं आपका अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंडिया से आप हैं और आपने बहुत शुक्रिया अदा किया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इमरान बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट का, और मैं हमेशा आपकी बात जो है वो बहुत ही मोटिवेटिंग होती है। कामरान खान ने हमें ज्वाइन किया है, कामरान ने हमें बिल्कुल उस वक्त ज्वाइन किया है कि जब हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने वाला है। बहरहाल थैंक यू कामरान फॉर ज्वाइनिंग अस। कुछ बात, एक सवाल हमारे पास यहाँ था कि डिप्रेशन के मर्ज़ में इलाज करवाने के बाद दवाइयों का इस्तेमाल बंद करने के बाद क्या दोबारा ये मर्ज़ आ सकता है? जी देखिए, जो सवाल आपने पूछा ये बिल्कुल ठीक सवाल है। होता यह है कि कोई भी मर्ज़, मिसाल के तौर पे अगर मुझे मलेरिया हो जाए और मच्छर के काटने से मलेरिया हुआ, मैंने उस मर्ज़ का इलाज कराया या एंटी मलेरिया दवाई खाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया, क्या ये अब गारंटी है कि मुझे ज़िंदगी भर दोबारा मलेरिया नहीं हो सकता? हो सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी मर्ज़ की कोई गारंटी तो नहीं हो सकती। और डिप्रेशन के मर्ज़ की जो वजूहात जब हम जानते हैं तो उसमें मल्टी फैक्टोरियल है, यानी जेनेटिक्स या न्यूरोट्रांसमीटर तो इन्वॉल्व ही हैं, उसके साथ जो हमारी पर्सनालिटी है, हमारे साइकोलॉजिकल तरीके स्ट्रेस को डील करने के, और फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी के स्ट्रेस। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस भी हैं, हमारी पर्सनालिटी भी वैसी की वैसी है, हमारे स्ट्रेसेस को कोप करने के तरीके भी वही हैं जो हम एक अरसे से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है चांसेस तो मौजूद हैं। तो ये बात कहना कि मैंने इलाज कराया था, दवा बंद हो गई थी और फिर कुछ अरसे के बाद मर्ज़ दोबारा आ गया तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये इलाज गलत हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, वो इलाज ठीक हुआ होगा। ये भी हो सकता है कि एक मर्ज़ की डिप्रेशन की एक किस्म है जिसको हम एंडोजीनियस डिप्रेशन कहते हैं या रिकरेंट डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें मरीज़ को डिप्रेशन का मर्ज़ होने के बाद, मुकम्मल इलाज होने के, ठीक होने के बाद काफ़ी अरसे बाद दोबारा भी ये मर्ज़ हो जाता है। मिशाल ने सवाल लिखा है, माई मदर यूज एमिट्रिप्टिलिन फॉर द पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन और हैज़ सजेस्टेड दिस टू माई मॉम टू कंट्रोल नॉक्चुरल यूरेसिस। मिशाल, अगर 25 मिलीग्राम नॉक्चुरल यूरेसिस के लिए लिखी गई थी तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर डिप्रेशन के लिए लिखी गई थी तो एमिट्रिप्टिलिन का डिप्रेशन में कम से कम डोज 75 मिलीग्राम है, और ओल्ड एज में 75 मिलीग्राम अगर एमिट्रिप्टिलिन देंगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट बियर करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों ही मसाइल ऐसे हैं जिनको अल्टरनेट मेडिसिन के साथ, यानी किसी और दवाइयों के साथ बहुत आराम के साथ ठीक किया जा सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपनी मदर को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाइए और किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाइए, और ताकि ये दोनों मसले ठीक होंगे और एमिट्रिप्टिलिन की वजह से उनको जो कॉन्स्टिपेशन और जो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स उनको बियर करना पड़े, इंशाल्लाह उनसे भी जान छूटेगी। उमैर राहिल साहब ने कहा है, सर डॉक्टर सेड Z-Gap कैन आल्सो बी टेकन फॉर एंजाइटी। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो Z-Gap दवा है, ये दवा फाइब्रोमाइल्जिया में भी यूज़ होती है और इसके एंजाइटी में भी इफ़ेक्ट हैं। ये बात समझे कि दिमाग की वो दवाइयाँ जो दिमाग के कुछ केमिकल्स को ठीक कर रही हैं, वो उसके साथ साथ कई और केमिकल पे काम करती हैं। यानी फाइब्रोमाइल्जिया को, मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए जिस केमिकल पे ये दवा काम करती है, साथ ही साथ ये दवा सेरोटोनिन के ऊपर भी थोड़ा काम करती है। इसकी वजह से ये दवा दोनों मर्ज़ के लिए खासी मुनासिब और अच्छी दवा है। जाहिद यूसुफ साहब वालेकुम अस्सलाम। स्मीदा ने कहा है कि मेडिसिन प्लस थेरेपी बोथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजिकल। ओह एब्सोल्युटली राइट स्मीदा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सब कुछ दवाइयाँ नहीं हैं, सब कुछ दवाइयाँ हल नहीं करती हैं। अगर आपने मेरा ये लाइव टॉक शुरू में सुनी है तो मैंने ये बात बताई है, हर मर्ज़ का इलाज, सिर्फ साइकियाट्रिक मर्ज़ का नहीं, हर मर्ज़ का इलाज काउंसलिंग से शुरू होता है। किसी भी मर्ज़ का अच्छा इलाज प्रॉपर काउंसलिंग के बग़ैर मुमकिन नहीं है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो जॉइंट पेन्स हो, चाहे वो आँखों का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो। किसी भी मर्ज़ का इलाज के लिए काउंसलिंग
यानी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बगैर कभी कोई इलाज कंप्लीट नहीं होता। और डिप्रेशन और एंजाइटी तो ऐसे इलाज हैं कि अगर आप दवा भी खा रहे हैं, साथ में आपके अगर साइकोथेरेपी के सेशन हो रहे हैं, तो आपका जो फ़ायदा है वो 2 + 2 4 नहीं होता, 2 + 2 6 या 7 होता है, यानी हम टेक्निकल ज़बान में कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट आता है। तो आपकी बात बहुत ठीक है समीदा, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस तरफ याद दिलाया, और थैंक यू फॉर योर कमेंट। चूँकि हमारा घंटा भी पूरा हो गया है और बहुत सारे सवालात अभी कुछ रह गए हैं। अगर अभी भी कुछ सवालात आपके जहन में हों और ये प्रोग्राम या आप लाइव के बाद में देखें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सवाल कमेंट्स में लिख दें, और जैसे ही हमें कुछ जो सवालात मौसूल होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उन कमेंट्स में उनका जवाबात भी दें। और इंशाल्लाह अगले इतवार को 3 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल मौज़ूआत पे बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकें इस लेक्चर से। जब तक के लिए मुझे ICP की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, रमज़ान मुबारक, और आप सब अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और कोरोना से बचते रहिए। डरना नहीं है, बचना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जान है तो जहान है। अस्सलाम वालेकुम।